कहते हैं कि हवाई जहाज आसमान का बेताज बादशाह होता है, लेकिन क्या हो अगर वही हवाई जहाज एक हादसे का शिकार हो जाए और समुंदर की गहराई में चली जाए, जहां आपका सामना खूनखार शार्क से हो जो आपको मारकर खाने के लिए बेताब हो। ऐसा ही कुछ इस मूवी में हुआ। नमस्ते दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं एक थ्रिलर मूवी नो वे ऑफ। ये कहानी हमारी दूसरी कहानियों से हटके है, जहां हवाई जहाज के कुछ यात्री ऐसे ही एक हादसे का शिकार होते हैं और जिसके समुंदर की गहराई में गिरने के साथ ही शुरू होती है जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष। आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं हम इस एक्सप्लेनेशन में। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहां डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत ब्रैंडन नाम के एक बॉडीगार्ड से होती है। वो गवर्नर की बेटी एवा की सुरक्षा के लिए काम करता है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक गहरा अपराध बोध भी छिपा हुआ है, क्योंकि कुछ समय पहले वो एवा की मां को बचाने में असफल रहा था। वही गलती आज भी उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। इसी बीच एक दिन ब्रैंडन और एवा एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां एवा अपने दोस्तों जेड और काइल से मिलती है। तीनों ने साथ में एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जेड और काइल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ब्रैंडन भी उनके साथ जा रहा है। उन्हें लगता है कि उसकी मौजूदगी उनकी आज़ादी में बाधा बनेगी। तब एवा उन्हें समझाती है कि उसके पिता ने साफ कहा है कि बिना सिक्योरिटी के वो कहीं नहीं जा सकती, इसलिए ब्रैंडन का साथ आना ज़रूरी है। उन्हें ये पसंद तो नहीं आता, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। कुछ देर बाद सभी लोग विमान में सवार हो जाते हैं। एवा और उसके दोस्त प्राइवेसी के लिए विमान के पीछे वाली सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन एवा को जल्दी ही एक अजीब बात महसूस होती है। इतनी बड़ी फ्लाइट में बहुत कम यात्री मौजूद थे, जो उसे थोड़ा असामान्य लगता है। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान हल्का सा हिलता है। क्रू मेंबर इसे नॉर्मल बताते हैं, इसलिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर बाद विमान फिर से हिलने लगता है और इस बार कंपन पहले से ज़्यादा तेज़ होता है। खिड़की से बाहर देखने पर इंजन असामान्य रूप से गर्म होता हुआ दिखाई देता है। तभी पायलट अनाउंसमेंट करता है कि विमान से कुछ पक्षी टकरा गए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, और यात्रियों को शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद हालात अचानक बदल जाते हैं। विमान जोर जोर से कांपने लगता है और तभी एक इंजन में आग लग जाती है, जिससे माहौल अचानक डर और घबराहट से भर जाता है। उसी समय पायलट घबराई हुई आवाज में सभी यात्रियों से तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। विमान के अंदर बैठे लोग अब सच में अपनी जान को लेकर डरने लगते हैं। इतना काफी नहीं था कि तभी अचानक इंजन का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और तेज रफ्तार से उड़ते हुए विमान की दीवार से टकरा जाता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि पास बैठा एक यात्री वहीं मौके पर मारा जाता है। दीवार में पड़े उस बड़े दरार के कारण विमान के अंदर का दबाव अचानक बदल जाता है। अगले ही पल पूरा केबिन जैसे पागल हो उठता है। ऊपर रखे बैग और सामान तेजी से गिरने लगते हैं और कई लोगों के सिर पर आकर लगते हैं। जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी वे अपनी सीटों से उछलकर इधर उधर फेंके जाने लगते हैं। कुछ लोग बचने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज हवा और झटकों के सामने उनका पकड़ भी टिक नहीं पाती। कुछ ही सेकंड के भीतर हालात और भी भयानक हो जाते हैं। विमान की दीवार का एक बड़ा हिस्सा अचानक उड़कर बाहर चला जाता है और साइड में एक विशाल छेद बन जाता है। उस छेद से अंदर घुसती तेज हवा लोगों को अपनी ओर खींचने लगती है। देखते ही देखते कई यात्री हवा के साथ बाहर खींचकर मौत की ओर उड़ जाते हैं। ब्रैंडन एक आदमी को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, जो हवा में झूल रहा होता है, लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि उसकी पकड़ छूट जाती है और वो आदमी भी बाहर उड़ जाता है। उसी समय एक और आदमी सीटों को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज झटकों के कारण सीट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और पूरी सीटें ही टूटकर उस आदमी के साथ बाहर गिर जाती हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट भी एक यात्री को गिरने से बचाने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। आदमी के साथ साथ वो भी संतुलन खो देती है और अगले ही पल दोनों तेज हवा के साथ विमान से बाहर गिर जाते हैं। ज्यादातर यात्रियों को खो देने के बाद अब विमान बेकाबू होकर तेजी से नीचे गिरने लगता है। कुछ ही पलों में वो विमान सीधे समुद्र की सतह से टकराता है और जोरदार धमाके के साथ पानी में जा गिरता है। टक्कर के तुरंत बाद समुद्र का पानी तेजी से विमान के अंदर भरने लगता है।
टक्कर के दौरान ब्रैंडन के शरीर में धातु का एक नुकीला टुकड़ा घुस जाता है। उस जोरदार टक्कर के झटके से विमान की सीटें भी आगे की ओर जोर से धकेल दी जाती हैं, जिससे कई यात्री उन सीटों के नीचे दबकर अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ मिनटों तक विमान धीरे धीरे समुंदर के अंदर डूबता रहता है। आखिरकार वो समुंदर की तल में जाकर अटक जाता है और उनकी अच्छी किस्मत की वजह से विमान एक तिरछे एंगल पर फंस जाता है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ एक तरह का एयर पॉकेट बन जाता है। इसी कारण एवा, उसके दोस्त और फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो अभी भी जिंदा होते हैं। हालांकि काइल की हालत ठीक नहीं होती, उसके हाथ की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी होती है। सभी लोग घबराए हुए पानी की ओर देखते रहते हैं, क्योंकि बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर के अंधेरे में कुछ खतरनाक छिपा हुआ हो। तभी अचानक ब्रैंडन पानी के अंदर से बाहर निकलता है। उसके साथ रोज़ा नाम की एक छोटी बच्ची और उसकी बुजुर्ग दादी मार्टी भी होती हैं। ब्रैंडन किसी तरह उन्हें खींचकर उस सुरक्षित जगह तक ले आता है, लेकिन मार्टी बेहोश पड़ी होती हैं। डैनिलो तुरंत उनकी मदद करने के लिए आगे आता है और उन्हें बचाने के लिए सीने पर दबाव देना शुरू कर देता है। कुछ मिनट तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, जिससे सबकी उम्मीद टूटने लगती है। लेकिन तभी अचानक मार्टी जोर से सांस लेती है और धीरे धीरे होश में आ जाती है। कमरे में मौजूद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। तभी रोज़ा घबराई हुई आवाज़ में अपने दादा के बारे में पूछती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। ब्रैंडन मजबूरी में सच बताता है कि दुर्भाग्य से उसके दादा उस हादसे में बच नहीं पाए। ये सुनते ही रोज़ा और मार्टी का दिल टूट जाता है। माहौल में डर और घबराहट फैलने लगती है। स्थिति को बिगड़ता देखकर ब्रैंडन तुरंत सबकी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है और सबको शांत रहने के लिए कहता है। वो समझाता है कि अभी जो एयर पॉकेट बना हुआ है, उसकी वजह से वे कुछ समय तक सुरक्षित हैं, इसलिए घबराने के बजाय उन्हें शांत रहकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए। एवा अपना फ़ोन निकालकर नेटवर्क चेक करती है, लेकिन समुंदर के नीचे होने की वजह से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। तभी वो विमान की दीवार में बने बड़े छेद की ओर इशारा करती है और सुझाव देती है कि शायद वे तैरकर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ब्रैंडन तुरंत मना कर देता है। वो बताता है कि समुंदर की गहराई और हालात को देखते हुए ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा और उनके बचने की संभावना बेहद कम होगी, इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि वे यहीं रुकें और मदद का इंतज़ार करें। फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो भी उन्हें थोड़ा हौसला देता है। वो बताता है कि क्रैश होने से पहले पायलट्स ने ज़रूर मदद के लिए सिग्नल भेजा होगा, इसलिए रेस्क्यू टीम जल्द ही उन्हें ढूंढने आ सकती है। इसके बाद ब्रैंडन एक और ज़रूरी बात उठाता है। वो कहता है कि अगर उन्हें कुछ देर और यहाँ रहना पड़ा तो उन्हें ऑक्सीजन बचाकर रखनी होगी। डैनिलो बताता है कि विमान के पीछे इमरजेंसी के लिए 2 ऑक्सीजन टैंक होते हैं, लेकिन जब वो उन्हें चेक करता है तो पता चलता है कि दोनों टैंक पहले से ही खाली हैं। तभी मार्टी को अचानक याद आता है कि विमान में एक यात्री के पास मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर था। ये सुनते ही ब्रैंडन बिना देर किए उसे ढूंढने के लिए पानी में वापस जाने का फैसला करता है। जाने से पहले मार्टी उसे रोकती है और धीमी आवाज़ में उससे एक रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि अगर संभव हो तो उसके पति की टोपी भी साथ ले आए। ब्रैंडन कुछ नहीं कहता और गहरी सांस लेकर पानी में गोता लगा देता है और धीरे धीरे विमान के कॉरिडोर से तैरते हुए आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में वो उन यात्रियों के पास से गुजरता है जो अपनी सीटों पर ही मृत पड़े होते हैं। इस भयानक दृश्य के बीच उसे मार्टी के पति की टोपी मिल जाती है। वो उसे उठा लेता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे वो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल जाता है, जिसे वो सावधानी से उठा लेता है। इसके बाद वो विमान की दीवार में बने उस बड़े छेद के पास जाकर हालात को देखता है। उसे लगता है कि शायद और भी उपयोगी चीज़ें मिल सकती हैं, इसलिए वो थोड़ा और आगे तैरने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। उसी छेद के रास्ते एक विशाल शार्क अंदर घुस आती है और पल भर में ब्रैंडन पर हमला कर देती है। उधर सुरक्षित जगह पर खड़े लोग पानी में उठती लहरों को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि नीचे कुछ भयानक हो रहा है और तभी अचानक पानी की हलचल रुक जाती है और अगले ही पल ब्रैंडन पानी से ऊपर निकलकर उनकी ओर आता है। वो सबको पीछे हटने के लिए कहता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और उसके शरीर पर गहरे घाव साफ दिखाई दे रहे होते हैं। दर्द से करहाते हुए वो ऑक्सीजन सिलेंडर और टोपी बाकी लोगों को थमा देता है। फिर वो धीमी आवाज़ में एवा से माफ़ी मांगता है, मानो उसे पहले से ही पता हो कि अब उसका अंत करीब है। अचानक उसके पैर को कुछ पकड़ लेता है और अगले ही पल वो जोर से पानी के अंदर खींच लिया जाता है। घबराए हुए लोग पानी की सतह पर शार्क की विशाल पूंछ को उभरते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो डरावना शिकारी ब्रैंडन को बेरहमी से खा रहा है।
ब्रैंडन की दर्दनाक मौत देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। घबराहट में वे जल्दी से पीछे हटते हैं और विमान के कर्मचारी वाले हिस्से में जाकर छिप जाते हैं। वहां पहुंचकर वे तय करते हैं कि अभी उन्हें वही करना होगा जो ब्रैंडन ने कहा था, शांत रहना और रेस्क्यू टीम का इंतजार करना। तभी मार्टी आगे आती है और काइल के टूटे हुए हाथ को ठीक करने की पेशकश करती है। वो बताती है कि युद्ध के समय वो नर्स हुआ करती थी और उसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पति से हुई थी। लेकिन जैसे ही वो काइल की हड्डी को सही जगह पर धकेलती है, लेकिन काइल दर्द के मारे जोर जोर से चिखने लगता है। जिसके बाद मार्टी दूसरों की मदद से मोटी मैगजीन और पट्टियों के सहारे एक अस्थायी स्प्लिंट बना देती है ताकि उसका हाथ स्थिर रह सके और जख्म अपने आप भर सके। इसी बीच समुंदर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उस इलाके के आसपास उड़ रहा होता है। वो गिरे हुए विमान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस मिशन को खास प्रायोरिटी दी गई थी क्योंकि गवर्नर की बेटी भी उसी फ्लाइट में सवार थी। लेकिन फिलहाल उन्हें समुंदर में कुछ भी नजर नहीं आता। उधर विमान के अंदर बचे लोग अचानक एक अजीब सी चरमराहट की आवाज सुनते हैं। कुछ सेकंड के लिए पूरा विमान हिलने लगता है, जैसे वो किसी भी वक्त और नीचे गिर सकता हो। ये देखकर सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। जेड अब धीरे धीरे पूरी तरह निराश होने लगता है और नेगेटिव बातें करने लगता है। माहौल को संभालने के लिए डैनिलो वो ऑक्सीजन टैंक खोल देता है जिसे ब्रैंडन जान जोखिम में डालकर लाया था। लेकिन तभी सबकी नज़र पानी की ओर जाती है। पानी धीरे धीरे लाल रंग में बदलने लगता है। अजीब आवाज़ें सुनकर उन्हें एहसास होता है कि शार्क अब विमान के अंदर घुस चुकी हैं और बाहर डूबे हुए शवों को खा रही हैं। अचानक विमान एक बार फिर हल्का सा हिलता है। खिड़की के बाहर देखने पर उन्हें कई शार्क तैरती हुई दिखाई देती हैं। वे विमान के टूटे हुए हिस्सों से टकराते हुए इधर उधर घूम रही थीं, जैसे अपने अगले शिकार की तलाश कर रही हों। रोजा अब डर के मारे कांपने लगती है। उसका चेहरा घबराहट से भर जाता है। तब एवा उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि चिंता मत करो, उन्हें ज़रूर बचा लिया जाएगा। लेकिन ऊपर उड़ रहा हेलीकॉप्टर अभी तक विमान को ढूंढ नहीं पाया था और उसके पास भी ज़्यादा ईंधन नहीं बचा था। उधर विमान के अंदर बचे लोग लगातार पानी के लेवल पर नज़र रख रहे थे। उनका अंदाज़ा था कि पानी को पीछे वाले हिस्से तक पहुंचने में अभी 3 या 4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन हालात उतने स्थिर भी नहीं थे। धातु के ढांचे से आती चरमराने की आवाज़ें और छत से टपकता पानी इस बात का संकेत दे रहे थे कि शायद विमान इतनी देर तक टिक ही न पाएगा। तभी अचानक पूरा विमान फिर से हिलने लगता है। वो समुंदर की तलहटी पर फिसलते हुए कई मिनट तक नीचे की ओर सरकने लगता है। इस दौरान चारों तरफ से चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं। आखिरकार विमान एक बार फिर कहीं जाकर अटक जाता है। किस्मत से सभी लोग किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं और इस बार कोई घायल नहीं होता। लेकिन अब विमान एक नए कोण पर फंस गया था, जिसकी वजह से अंदर पानी पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से भरने लगा था। अब सबको समझ में आ जाता है कि समुंदर की तलहटी उतनी मजबूत नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। इसलिए आखिरकार सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है। उन्हें विमान से बाहर तैरकर निकलना होगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी शार्क थी। उन्हें किसी तरह उन खतरनाक शिकारी मछलियों का ध्यान भटकाना होगा। तभी रोज़ा कहती है उसने स्कूल में पढ़ा था कि शार्क को बुलबुले पसंद नहीं होते। हालांकि एक और बड़ी समस्या सामने थी। इतनी गहराई में तैरते हुए उन्हें लंबे समय तक सांस रोक कर रखना पड़ेगा, जो लगभग नामुमकिन था। ये सोचकर सब चिंता में पड़ जाते हैं। तभी अचानक काइल को कुछ याद आता है। वो बताता है कि विमान में कुछ यात्री स्कूबा डाइविंग का सामान लेकर यात्रा कर रहे थे। शायद वही उपकरण अब उनकी जान बचाने का एकमात्र सहारा बन सकता है। डैनिलो बताता है कि स्कूबा डाइविंग का सामान विमान के बैगेज होल्ड में रखा होता है और वहां पहुंचने के लिए उनके पास एक हैच भी मौजूद है। लेकिन वो ये भी कहता है कि उनके ऑक्सीजन टैंक शायद खाली होंगे, क्योंकि भरे हुए सिलेंडर विमान में लाने की अनुमति नहीं होती। एवा सोचती है कि भले ही ऑक्सीजन टैंक खाली हों, लेकिन बाकी स्कूबा उपकरण शायद किसी काम आ सकते हैं। लेकिन जेड अब पूरी तरह निराश हो चुका था। वो हर बात में नेगेटिव सोचने लगता है, जिससे माहौल और भी भारी हो जाता है। वो रोज़ा के पास बैठती है और उसे समझाती है कि डरना गलत नहीं है। डर इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि मुश्किल वक्त में उसे मजबूत बनना सिखाता है। इसी बीच समुंदर के ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर के पास अब सिर्फ 15 मिनट का ईंधन बचा होता है। तभी अचानक उन्हें पानी में विमान के कुछ टूटे हुए हिस्से तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर उनमें उम्मीद की एक किरण जाग जाती है। तुरंत 2 गोताखोर पानी में कूदते हैं और नीचे जाकर खोज शुरू करते हैं। उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता और डूबे हुए विमान तक पहुंच जाते हैं।
जैसे ही वे करीब आते हैं, अंदर फंसे लोग खिड़की के पास आकर इशारों से मदद मांगने लगते हैं। एक गोताखोर विमान के उस बड़े छेद की तरफ तैरने लगता है, जबकि दूसरा खिड़की के पास आकर अंदर के लोगों को इशारों से बताता है कि मदद आ चुकी है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी समय अंधेरे पानी में एक विशाल शार्क चुपचाप उसके पीछे आ जाती है। गोताखोर को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। अंदर खड़े लोग खिड़की से ये सब देखकर घबरा जाते हैं और जोर जोर से इशारे करके उसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं। गोताखोर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद अंदर फंसे लोग बेवजह घबरा रहे थे। वो दोबारा विमान की ओर मुड़कर देखने ही वाला होता है कि अचानक अंधेरे पानी में छिपी शार्क बिजली की तरह उस पर झपटती है। अगले ही पल वो उसे नीचे खींच लेती है और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। ऊपर विमान के अंदर खड़े लोग पानी के बाहर से आती हलचल और आवाज़ें सुनते हैं। वे खिड़की से बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि पानी में एक कटा हुआ पैर धीरे धीरे तैरता हुआ दूर जा रहा है। ये दृश्य देखकर सबकी रूह कांप उठती है। तभी उन्हें दूसरे गोताखोर की याद आती है। वे उम्मीद करते हैं कि शायद वो अब भी जिंदा हो और मदद के लिए आए। सभी लोग घबराकर कॉरिडोर की ओर देखते रहते हैं, लेकिन वहां से कोई नहीं आता। धीरे धीरे सबको समझ आ जाता है कि शायद वो भी शार्क का शिकार बन चुका है। उधर आसमान में हेलीकॉप्टर के पास अब लगभग ईंधन खत्म हो चुका था। मजबूरी में उन्हें वहां से वापस लौटने का फैसला करना पड़ता है। हालांकि जाते जाते वे विमान की सही लोकेशन नोट कर लेते हैं और रेडियो पर बैकअप टीम को बुला देते हैं। विमान के अंदर एवा अचानक एक बात कहती है, अगर दूसरा गोताखोर मर चुका है तो शायद उसका ऑक्सीजन सिलेंडर अब भी बाहर कहीं पड़ा हो और वही उनकी जान बचा सकता है। वो खिड़की से बाहर पानी में ध्यान से देखने लगती है। उसे दूर एक हल्की सी परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो निश्चित नहीं हो पाती कि वो क्या है। जेड थोड़ा और करीब से देखने के लिए सीटों पर चढ़ जाता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे पानी में गिर पड़ता है। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि पानी के अंदर जेड कहीं दिखाई नहीं देता। फिर अचानक वो हंसते हुए पानी से ऊपर आता है। असल में वो सबके साथ मजाक कर रहा था। ऐसे सिचुएशन में मजाक, लेकिन उसका ये मजाक बहुत भारी पड़ने वाला था। वो अभी ठीक से बाहर निकल भी नहीं पाता कि अंधेरे पानी से एक विशाल शार्क उसकी ओर बढ़ती है। अगले ही पल वो अपने तेज दांतों से जेड को पकड़ लेती है और उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाती है। जेड पूरी ताकत से शार्क से लड़ने की कोशिश करता है। वो उसके जबड़ों से छूटने के लिए हाथ पैर मारता रहता है। उसी समय बाकी लोग भी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वे जेड को शार्क से छुड़ाकर सुरक्षित जगह पर खींच लाते हैं। लेकिन जब वे उसे ध्यान से देखते हैं तो सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जेड का एक पैर पूरी तरह गायब होता है। ये दृश्य देखकर रोजा घबरा जाती है, इसलिए मार्टी उसे तुरंत पर्दे के पीछे खड़े होने के लिए कहती है ताकि वो ये सब ना देखे। मार्टी तुरंत जेड के घाव का इलाज करने लगती है। वो सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करके उसके पैर पर कसकर बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो सके। वो तय करती है कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो स्कूबा डाइविंग का सामान ढूंढना ही होगा। वो खुद जाकर उसे लाने की जिम्मेदारी लेती है। डैनिलो हैच खोल देता है। एवा बिना हिचकिचाए पानी में गोता लगा देती है। हाथ में फ्लेयर जलाकर वो अंधेरे में चारों तरफ देखने लगती है। आखिरकार उसे स्कूबा डाइविंग के सामान मिल जाते हैं। वो उन्हें उठाने ही वाली होती है कि अचानक उसके सामने एक ऑक्टोपस आ जाता है। उसी समय फ्लेयर भी बुझ जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। ऊपर खड़े लोग जब रोशनी गायब होते देखते हैं तो उनकी चिंता और बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद एवा वापस ऊपर आ जाती है, हाथों में स्कूबा डाइविंग का सामान लिए हुए, जिसे देख सभी राहत की सांस लेते हैं। वे बैग खोलकर देखते हैं तो अंदर डाइविंग सूट और मास्क मिलते हैं। लेकिन एक नई समस्या सामने आ जाती है। वहां सिर्फ 4 ही सेट मौजूद थे। उसी समय अचानक विमान के बाहर किसी भारी चीज के टकराने की आवाज आती है। सब घबराकर खिड़की की ओर दौड़ते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि शायद कोई गोताखोर वापस आया होगा, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं देता। तब उन्हें समझ आता है कि ये टक्कर किसी शार्क की ही रही होगी। जब वे दोबारा मुड़कर जेड की ओर देखते हैं तो सबके दिल बैठ जाते हैं, क्योंकि जेड अब मर चुका होता है। एवा घबराकर तुरंत उसके पास जाती है और उसकी जान बचाने की कोशिश में चेस्ट कंप्रेशन देने लगती है, लेकिन मार्टी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो धीरे से एवा को सच्चाई समझाती है कि अब जेड को बचाया नहीं जा सकता। ये सुनकर एवा का दिल टूट जाता है। तभी अचानक पूरा विमान फिर से खिसकने लगता है। सब लोग घबराकर किसी चीज को पकड़ लेते हैं। इस बार विमान ज्यादा देर तक नहीं फिसलता, क्योंकि कॉकपिट का हिस्सा कहीं अटक जाता है और एक एंकर की तरह रुक जाता है।
लेकिन अब पानी पहले से भी तेजी से अंदर भरने लगा था। सबको समझ आ जाता है कि अगर वे जल्द बाहर नहीं निकले तो डूब कर मर जाएंगे। तभी एवा को रोजा की बताई हुई बात याद आती है कि शार्क को बुलबुले पसंद नहीं होते। वे एक योजना बनाते हैं कि इमरजेंसी मास्क के छोटे छोटे ऑक्सीजन कैनिस्टर का इस्तेमाल करके पानी में बुलबुले बनाए जाएंगे ताकि शार्क कुछ देर के लिए दूर रहे। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी, इतनी लंबी दूरी तक तैरकर बाहर निकलना। ये सोचकर कायल टूट जाता है। वो सबके सामने स्वीकार करता है कि बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था, जिसके बाद से वो पानी से डरता है और ठीक से तैर भी नहीं पाता। एवा और रोजा उसे हिम्मत देती हैं। वे उसे भरोसा दिलाती हैं कि वो अकेला नहीं है और सब मिलकर उसे बाहर निकाल लेंगे। उनकी हौसला बढ़ाने वाली बातों के बाद आखिरकार कायल कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर शार्क लगातार विमान से टकरा रही थीं, जैसे अंदर आने का रास्ता ढूंढ रही हों। हर टक्कर के साथ पूरा ढांचा कांप उठता था। धीरे धीरे छत में दरारें पड़ने लगती हैं और सबको एहसास हो जाता है कि विमान ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। सब लोग जल्दी जल्दी डाइविंग सूट पहनने लगते हैं। तभी मार्टी एक कठिन फैसला लेती है। वो कहती है कि वो सूट नहीं पहनेगी क्योंकि उसकी उम्र सबकी रफ्तार धीमी कर देगी। ये सुनकर सबकी आंखें भर आती हैं, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई बहस नहीं कर सकता था। वे सब जेड को आखिरी बार देखते हैं और चुपचाप उसे अलविदा कहते हैं। फिर बचे हुए लोग पानी में उतर जाते हैं। जैसे ही वे तैरना शुरू करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि विमान फिर से धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा है। अचानक कॉकपिट का हिस्सा, जो अब तक ब्रेक की तरह अटका हुआ था, टूटकर गहरे अंधेरे में गिर जाता है। इसका मतलब साफ था, अब पूरा विमान भी किसी भी पल नीचे गिर सकता है। मार्टी एवा से कहती है कि वो सबसे पहले जाए और रोजा को साथ लेकर निकले। एवा रोजा का हाथ पकड़ती है और दोनों कॉरिडोर के रास्ते तैरने लगती हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही उनका रास्ता एक शार्क रोक लेती है। वो उनके सामने खतरनाक तरीके से घूम रही होती है। तुरंत एवा एक छोटा ऑक्सीजन कैनिस्टर खोल देती है। पानी में तेजी से उठते बुलबुले देखकर शार्क घबरा जाती है और रास्ते से हट जाती है। रास्ता साफ होते ही दोनों लड़कियां आगे बढ़ती रहती हैं। कुछ ही देर में काइल और डैनिलो भी उनके पीछे आ जाते हैं। पीछे विमान के अंदर मार्टी खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देखती रहती है। पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब उसके लिए बाहर निकलना संभव नहीं है, इसलिए वो शांत होकर वहीं रुक जाती है, इस उम्मीद में कि शायद अब वो अपने पति से फिर मिल पाएगी। इसी बीच कायल अचानक घबरा जाता है। उसका डर उस पर हावी हो जाता है और वो वापस तैरकर उस छोटी सी बची हुई हवा की जेब तक पहुंच जाता है, जहां वो सिर बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश करता है। डैनिलो उसे बचाने के लिए वापस मुड़ता है, लेकिन तभी बैगेज होल्ड के अंधेरे से एक शार्क तेजी से बाहर निकलती है। वो सीधे कायल पर हमला कर देती है और कुछ ही सेकंड में उसका काम तमाम हो जाता है। ये भयानक दृश्य देखकर डैनिलो डर से कांप उठता है और तुरंत वापस मुड़कर रोजा और एवा की ओर तैरने लगता है। आगे तैरते हुए एवा और रोजा को वहीं मरा हुआ गोताखोर दिखाई देता है। वे जल्दी से उसका ऑक्सीजन टैंक निकाल लेती हैं ताकि उससे सांस ले सकें और आगे का खतरनाक रास्ता पूरी कर सकें। इसके बाद एवा, रोजा और डैनिलो को ऑक्सीजन टैंक देकर विमान के छेद की ओर भेजती है ताकि वे उसी रास्ते से बाहर निकल जाएं। दोनों जल्दी से उस छेद के जरिए बाहर तैर जाते हैं। अब एवा भी निकलने ही वाली होती है कि अचानक एक शार्क उसके रास्ते में आ जाती है। एवा तुरंत पीछे की ओर तैरती है और बिल्कुल स्थिर होकर रुक जाती है। वो सांस रोक के चुपचाप खड़ी रहती है। शार्क उसे देख नहीं पाती और सीधे विमान के अंदर चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी पूंछ एवा के चेहरे से टकरा जाती है और उसका मास्क गिर जाता है। तभी एवा देखती है कि उसी छेद से और भी शार्क अंदर आ रही हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाना होगा। वो तुरंत सामने की ओर तैरने लगती है। उसी समय विमान अचानक और तेजी से नीचे गिरने लगता है। पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि एवा आगे बढ़ ही नहीं पाती। वो पूरी ताकत से सीटों को पकड़ती है और खुद को धकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वो सामने वाले छेद तक पहुंच जाती है और उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है। ठीक उसी पल पूरा विमान अंधेरे समंदर की गहराई में गिर जाता है। अब एवा सतह की ओर तैरना शुरू करती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांस खत्म होने लगती है। ऑक्सीजन न होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसका शरीर तैरना बंद कर देता है। लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। उसका लाइफ फ्लॉट्स उसे ऊपर की ओर धकेलते रहते हैं। जैसे ही उसका शरीर पानी की सतह पर पहुंचता है, वो अचानक हवा खींचती है और तुरंत होश में आ जाती है। एवा घबरा कर चारों तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसे रोजा और डैनिलो कहीं दिखाई नहीं देते। वो डर जाती है कि शायद वे भी नहीं बच पाए। तभी आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाज़ सुनाई देती है।
कुछ ही पलों में रेस्क्यू टीम उसे पानी से बाहर खींच लेती है। तभी उसे पता चलता है कि डैनिलो और रोज़ा को पहले ही बचा लिया गया है। रोज़ा जैसे ही एवा को देखती है वो अपनी दादी के बारे में पूछती है। एवा भारी दिल से उसे सच्चाई बताती है कि मार्टी अब नहीं रही। ये सुनकर रोज़ा चुप हो जाती है। अपने दादा दादी को आखिरी अलविदा कहने के लिए वो अपना फेवरेट टॉय समुंदर में फेंक देती है। फिर थकी हुई रोज़ा धीरे धीरे एवा की बाहों में सो जाती है, जबकि चारों ओर बचाव हेलीकॉप्टर गूंज रहे होते हैं और समुंदर की लहरें उस दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही होती हैं, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।